हेलो। हाँ सर, मैं स्टार्ट कर दूं? अभी आप स्टार्ट करेंगे सर आज सर्कुलर मोशन सर ना। हाँ, सर्कुलर मोशन करेंगे। हाँ। यस सर। लेट लेट स्टार्ट सर्कुलर मोशन सर। प्लीज सर। जी हाँ। हाँ हाँ। ना तो लोग चाहते थे कि आज रोटेशनल मोशन करें, लेकिन पहले सर्कुलर मोशन करने से वो थोड़ा आसान लगेगा, इसलिए मैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये हो जाने के बाद मैं रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन वो चैप्टर कराऊंगा। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि एक पार्टिकल इज मूविंग अराउंड दिस सर्कल। ओके, एक टाइम में ये यहाँ पर है, फिर जाकर यहाँ पर चला गया, ए से बी तक चला गया। तो ये जो एंगल इधर बना ये है सर थोड़ा सा थीटा, कैमरे का फोकस नहीं आ रहा है सर। और ये है आप। फोकस नहीं आ रहा है? ओ, क्या करो, एक बार रीच कट मार के करो, फिर ज्वाइन करो। नहीं नहीं सर, ऐसे ही हो गया सर। हो गया। अब हो गया? अच्छा, जी सर। ठीक है। तो पहले ना, आप क्या विवेक जी बोल रहे हैं? सर अभिनव। ओ, ठीक है। ओ, तो ए से बी एक पार्टिकल चला गया। तो ये इसका जो रेडियस है, ये रेडियस सेंटर में एक एंगल थीटा बनाया। ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल में पार्टिकल मूव किया, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि ये, फिर ये क्वालिटी खराब हो रहा है। अभी कभी फोकस से बाहर चला जाता है, कभी फोकस में रहता है। ये जूम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभी क्वालिटी, क्वालिटी सही नहीं है। तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो what is the relation between AB and theta? AB by R equal to theta. ये जो आर्क है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस इक्वल टू थीटा होता है। हाँ, तो AB बाई आर इक्वल टू थीटा ये है। तो AB इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो AB को हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू एस इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रैवल किया उसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो AB इक्वल टू एस। सो एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो अब ये, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो आर तो कांस्टेंट है, इधर हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये देखिए लीनियर डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये बन जाता है स्पीड, लेकिन हम लोग इसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तब तो ये लीनियर वेलोसिटी बन जाता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम। तो इंस्टेंटेनियस, तो लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा।
तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा को कहते हैं लीनियर, लीनियर नहीं सॉरी, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, इसको क्यों नहीं, किसी ने इसको स्पीड नहीं कहते हैं। हाँ, ये स्पीड लिखने से बढ़िया होता, लेकिन हर किस्म में इसको एंगुलर वेलोसिटी कहा है। तो ये आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, और ये आ गया a इक्वल टू आर थीटा। तो अब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dt इक्वल टू आ जाएगा r d ओमेगा dt। ये dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो ये बन जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन r इंटू अल्फा। हाँ, तो ये 80 है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में कितना स्पीड, जब मैं पंखा चलाया तो पहले स्पीड धीमी गति था, फिर गति बढ़ रहे है, तो और जोर से चल रहा है। तो इधर वेलोसिटी अगर v1 है, इधर जाके वेलोसिटी v2 हो गया, तो इसका जो एक्सीलरेशन जिस रेट से ये बढ़ता है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा, अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि if theta is small, then it is a vector. Otherwise, it is not a vector, because definite amount of rotation does not follow the commutative law of vector। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल इधर है। हाँ, तो यहाँ से पहले इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है s1, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ है s2। तो अगर ये पहले s2 होता फिर s1, वो सेम जगह पहुंच जाते। तो ये s1 है, ये s2 है, तो s1 प्लस s2, इसको हमने o a b c ऐसा लिखने से ये OC पार्टिकल ने क्या किया, पहले s1 फिर s2, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये c जाकर पहुंच गए। पहले s2 फिर बाद में s1 करने से भी c पहुंचते। तो वेक्टर के लिए s1 प्लस s2 इक्वल टू s2 प्लस s1 होता है, लेकिन थीटा के लिए थीटा1 प्लस थीटा2 नॉट इक्वल टू थीटा2 प्लस थीटा1 होता है। ये मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, इसको करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मेरे पास ये है। हाँ, ये आंखों का जो दवाई ये है। तो देखिए, इसको हमने इस तरह रखा है। तो पहले एक वर्टिकल एक्सिस ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री हम घुमाते हैं। ये है पोजीशन। फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेकर इसको फिर 90 डिग्री घुमाते हैं। देखिए, ये आया पोजीशन, ये ऐसे था पहले वर्टिकल एक्सिस लेकर घुमाया, तो ये पोजीशन आया। फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और क्लॉकवाइज, तो ये इसका पोजीशन आया। अब इधर चला जाता हूँ, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेता हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। फिर हमने इसको
वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ये आया पोजीशन। पहले पोजीशन में ऐसा आया था फाइनल, इधर ऐसा आया। तो ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए θ1 प्लस θ2 नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। लेकिन अगर ये हम ऐसे शुरू किया था, एंगल थोड़ा कम है, सिर्फ 5 डिग्री 5 डिग्री, हम इसको वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में घुमाया, ये थोड़ा घुमा दिया। फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आया पोजीशन। तो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस फिर वर्टिकल एक्सिस करने से भी सेम ही आता है पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये वेक्टर की तरह काम करता है, लेकिन एंगल बड़ा होने से ये वेक्टर नहीं होता है। लेकिन इंस्टैन्टेनियस थीटा, इंस्टैन्टेनियस थीटा इज ए वेक्टर। क्योंकि ये मैं कुछ दूसरी तरीका से समझाता हूँ, ये एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन तो हर टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम छोटा छोटा वैल्यू लेंगे, बहुत छोटा, इतना सा डिस्प्लेसमेंट, देखो इस डिस्प्लेसमेंट में उसका डायरेक्शन बदला नहीं, इधर भी हम एक छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले सकता है जिसमें उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इसको ऐड करते हुए हम लोग पूरा डिस्प्लेसमेंट पा जाता है। तो कहीं भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो, फिर ऐसा अगर होगा तो इधर को, अगर एक पार्टिकल ऐसा गया फिर ऐसा गया, इधर नहीं होगा। लेकिन हर जगह इंस्टेंटेनियस, ये मैथमेटिक्स में समझाया जाएगा कि इधर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इधर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं हो सकता है। एक पार्टिकल ऐसे गया फिर अचानक घूम के ऐसे चला गया, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई पार्टिकल ऐसा जा नहीं सकता, इसको थोड़ा घूमना पड़ता है, ऐसे घूम के जाता है, तो तब ये डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम वेक्टर ले सकते हैं। तो इसलिए थीटा जब छोटा है तब वो वेक्टर हो सकता है। वो जब रोटेशन में क्या करते हैं, एक पार्टिकल ऐसे घूमता है इस डायरेक्शन में, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनली इधर चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वेलोसिटी है इस तरफ, जब ए में रह गया पार्टिकल, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, उस टाइम में इसका इसका ओमेगा, दैट इज इसका एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब इसी इस डायरेक्शन से दिखाते हैं। हाँ, अल्फा सब इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। ये क्या है, जब ये ऐसे घूमता है, हाँ, तो हमने हाथ को कार्ल किया जिस डायरेक्शन में घूमता है, और थाम देता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ओके, सो दीज आर pseudo vectors, imaginary vectors, imaginary vectors. In reality, they do not exist. Okay, लेकिन ऐसा करने से अगर किसी एक बॉडी का ऊपर दो टाइप का ओमेगा दिया है, तो उसका रिजल्टेंट किस तरह हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज की उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जो रोटेशन में जो वेक्टर्स है, इसको इमेजिनरी या सूडो वेक्टर कहते हैं, सूडो वेक्टर। तो इसका एप्लीकेशन अभी हम लोग को पास नहीं आएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। सिर्फ जानना चाहिए कि ये डायरेक्शन किस तरह होता है। तो आप आता है, हाँ, और ये जो रिलेशन है, ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसका इस तरफ है थीटा, और ये है एस इस तरफ। तो ये जो दोनों चीज है, इसमें रिलेशन क्या है, ये एस है थीटा क्रॉस आर, ये ओमेगा है, सॉरी भी है, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर, और ये जो अल्फा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर।
ये ऐसे होता है, देखो एक चीज ऐसे घूमता है इस डायरेक्शन में, इसका स्पीड इस तरफ है, ठीक है, और तो आर है किस तरफ, ये वर्टिकली अपवर्ड। तो आर से देखो, अगर हम ओमेगा इस तरफ, सॉरी ये है आर, ये रेडियस है आर इस तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ, ये एक्सिस है इस तरफ, सॉरी ये एक्सिस है आर नहीं, तो ओमेगा इस तरफ है, जैसे इस तरफ घूमता है तो हम थंब देकर ओमेगा को लेते हैं, तो इस तरफ है, तो अगर देखो ये ओमेगा से आर की तरफ जाएंगे, ऐसा क्रॉस करेंगे, हाँ, तो किस तरफ भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसा हमने लिया है, तो ये सब आ जाएगा। अगर आई जे के देकर कुछ पूछेगा तब ये काम में आएगा, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये जैसा लीनियर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला कैसा होगा, हाँ, कन्वर्सन और लीनियर मोशन मोशन फॉर्मूली तो सर्कुलर मोशन फॉर्मूली, तो इसको हम चेंज करते हैं, जो लीनियर मोशन का जो फॉर्मूला है, अगर एक बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस, हाँ, तो एस और वेलोसिटी का क्या होता है, एस इक्वल टू वी टी, हाँ, इधर एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन 0 है, तो ये रोटेशनल मोशन में क्या होगा, इसको हम आर से डिवाइड करेंगे, वी को भी आर से डिवाइड करेंगे इंटू टी, तो ए बन गया थीटा और ये बन गया ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा टी, तो जैसा रिलेशन है लीनियर में, इधर क्या होगा, एस की जगह थीटा आ जाएगा और वी की जगह ओमेगा आ जाएगा। अब दूसरा रिलेशन क्या है, ये वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो ये है वेलोसिटी आफ्टर ए टाइम टी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ठीक है, तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको आर से सब डिवाइड करने से वी बाई आर बन जाएगा ओमेगा, ये यू बाई आर बन जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा नॉट से लिखते हैं, ये ए की जगह आ जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा टी, इसको हम आर से, इसको आर से और इसको आर से डिवाइड करने से वी बाई आर ओमेगा, यू बाई आर ओमेगा नॉट, ए बाई आर इज अल्फा, ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा है, नेक्स्ट इक्वेशन है एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, तो इसको इधर ओमेगा नॉट इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, फिर आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको चेंज करने से ऐसा आता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एक इक्वेशन ऐसा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, इसको चेंज करने से आता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वी बाई आर इसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यू बाई आर का स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ए बाई आर बन जाएगा अल्फा, एस बाई आर बन जाएगा थीटा, तो इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट इन एन एफ सेकेंड, यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, तो ये बन जाएगा थीटा एन ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा इंटू टू एन माइनस, ये सब फॉर्मूला है। तो आप देखते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, तो ये सर्कुलर मोशन में क्या होता है,
हर टाइम जो पार्टिकल सर्कल में घूमता है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों का बीच में क्या रिलेशन है। सेंट्रीपिटल का मतलब है टूवर्ड्स द सेंटर, ओके। इसमें ये याद रखना चाहिए, सेंट्रीपिटल इसका मतलब है टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। तो जो पार्टिकल इस सर्कल में घूमता है, हाँ ऐसा एक सर्कल में घूमता है पार्टिकल, तो जब इधर है तो इसका स्पीड इस तरफ है, इधर है तो स्पीड इस तरफ है, हाँ ये सभी भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो पार्टिकल जिधर भी रहता है उसी से टेंजेंट बनाओ सर्कल के ऊपर, तो ये दे देगा डायरेक्शन ऑफ स्पीड या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये स्पीड का तो डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या है कि एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर 0 है v का मैग्नीट्यूड तो 0 ही रहेगा, अगर 10 है तो 10 रहेगा, 20 होने से 20 रहेगा। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इधर देखो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका ऊपर जरूर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। तो अगर एक फोर्स हमने इसका ऊपर लगाएंगे जो ऐसा एंगल करके, हाँ इस प्लेन में नहीं है, जो प्लेन में ये घूमता है उस प्लेन में नहीं है, तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा। ऐसा एक फोर्स लेने से इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा, जो ये पार्टिकल को इस सर्कल में रहने नहीं देंगे। तो इसलिए इसका ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो जरूर इस प्लेन में होना चाहिए, जिस प्लेन में ये घूमता है उस प्लेन में ही कोई फोर्स इसका ऊपर काम कर रहा है, उस फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रहा है। तो हम लेते हैं कि चलो भाई ये रेडियस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक फोर्स है जो इसको घुमाता है। तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता है, एक इस तरफ एक cos थीटा आ जाएगा और एक इस तरफ वेलोसिटी के पैरेलल एक sin थीटा आ जाएगा। तो अगर एक sin थीटा रहेंगे तो ये जो स्पीड है v, ये तो जरूर चेंज होगा, क्योंकि ये फोर्स लगाया जिस तरह v काम कर रहा है। और स्पीड कैसे यूनिफॉर्म रहेगा, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में सोच रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है एक सर्कल में पार्टिकल घूमता है जिसका स्पीड है कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट स्पीड में घूमता है। तो एफ साइन थीटा रहने से भी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो क्या होना चाहिए, एफ साइन थीटा मास भी 0। एफ साइन थीटा रहने से भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसलिए एफ साइन थीटा 0 होगा। तो एफ साइन थीटा 0 होगा, लेकिन हम जानते हैं किसी ना किसी फोर्स इसका डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो फोर्स तो 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, तो साइन थीटा 0 होगा। तो अगर साइन थीटा 0 आता है, इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा 0 होने से साइन थीटा 0 होता है। तो और पाई भी हम ले सकते हैं, लेकिन पाई देखो बाहर की तरफ है, इस तरफ फोर्स लगाने से इस तरफ नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम एक मान लो एक कुछ पत्थर को, एक स्टोन को इधर एक स्ट्रिंग से बंध दिया, और इसको ऐसे अगर हम घुमाना चाहेंगे तो इसको हर तरफ, ये इस तरफ जाना चाहते हैं तो इसको इस तरफ खींचना पड़ेगा, भाई उधर मत जाओ, तो ये इस तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ से ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो उसको टूवर्ड सेंटर उसको पुल करना पड़ेगा, तो ये थीटा 0 ही होगा। तो
the force acts towards the center of the circular path. Okay, circular path. तो ये जो फोर्स है जो किसी पार्टिकल को एक सर्कल में बांध कर रखता है, इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. हाँ, तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिखना चाहता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स का. हाँ, तो ये डेफिनेशन मैं लिख के देता हूँ. ये किताब में डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया बढ़िया. ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने एक डेफिनेशन बनाया जो मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन ए बॉडी moves moves uniformly, that means that is motion. ये डेफिनेशन में लिखना नहीं चाहिए, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ. मूव्स यूनिफॉर्मली का मतलब मोशन इन ए अच्छा, इधर तो सर्किल नहीं लिखा, तो मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड, ये वेलोसिटी नहीं है. तो व्हेन ए बॉडी moves uniformly in a circular path, then due to its continuous change in the direction of velocity. इधर हम स्पीड नहीं लिखेंगे, वो जब एक जगह में है टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी रहता है और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है. तो इस continuous change, then due to its continuous change in the direction of velocity, a force always acts towards the center of the circle. Force on the body, obviously, force on the body always acts towards the center of the circle. This force is called centripetal force. This force is called centripetal force. तो आप ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये जो एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे. हाँ, तो द एक्सीलरेशन created by this force is called centripetal acceleration. तो आप इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, हाँ, ये हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सर्किल। चलो भाई किसी से सर्किल बनाता हूँ। हाँ, ये एक सर्किल मैंने बनाया, मान लो ये सेंटर है। हाँ, थोड़ा राफ सा हो गया। तो ये पार्टिकल पहले ए पॉइंट में था, फिर बी में चला गया, तो इधर इसने डेल्टा थीटा एंगल क्रिएट किया। तो ए में जब था तब इसका स्पीड इस तरफ था, जब बी में चला गया तो स्पीड इस तरह हो गया। स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा। तो ये अब हम देखते हैं यहाँ से एक्सीलरेशन कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये एंगल डेल्टा थीटा है, तो हम अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, अच्छा भी इधर दिखना चाहिए था, तो ये एंगल डेल्टा थीटा है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच में एंगल डेल्टा थीटा ही आएगा। तो इसको हम भी कॉस डेल्टा थीटा लिख सकते हैं और इसको हम भी साइन डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखो ये when the uh, when a physical quantity changes with time, then we can find its instantaneous value only। ओके, जैसा कि लीनियर मोशन में देखो, ये जो वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए। तो ये टाइम के साथ, टाइम जब 10 सेकेंड है, इसका कुछ वैल्यू है, 10.1 होने से चेंज हो गया 10.2 होने से चेंज हो गया, 10.01 होने से चेंज हो गया। तो ये भी तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका कितना है, ये dsdt। हाँ, हम लोग dsdt निकालते हैं। ये टाइम को बहुत शॉर्ट कर दिया, वेरी शॉर्ट टाइम में इसका वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और उस शॉर्ट टाइम में इसका वेलोसिटी चेंज हो नहीं पाया। टाइम इतना छोटा ले लिया कि वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट रह गया छोटा सा टाइम में। तो जब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ds, तो उसको डिवाइड करके उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, देखो पार्टिकल जब इस तरह इधर है तो एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, हम लोगों ने तो उसको दिखाया है कि वो टुवर्ड सेंटर ही काम करेगा। तो ये टुवर्ड सेंटर है, जब इधर चला गया तो इस तरफ, जब इधर चला गया तो इस तरफ। तो ये जो एक्सीलरेशन हर टाइम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, टुवर्ड सेंटर है, लेकिन ये अगर वेस्ट की डायरेक्शन में है, जब इधर है तो ये साउथ डायरेक्शन में हो गया, इधर है तो एक्सीलरेशन टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। तो हर टाइम इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो जब इसका डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है टाइम को बहुत छोटा कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर डेल्टा टी मस्ट टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी बहुत छोटा होने से इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा टी छोटा होने से कौन छोटा होगा, डेल्टा थीटा भी छोटा हो जाएगा ना। तो देयरफॉर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो होने से क्या होगा, देखो साइन डेल्टा थीटा, हाँ, नियरली इक्वल टू डेल्टा थीटा आता है, और कॉस डेल्टा थीटा ये होता सर है 2 मिनट्स आर 1। लेफ्ट सर। ओ अच्छा अच्छा, ये तो खत्म नहीं होगा,
तो नेक्स्ट ये में हम करेंगे, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। जी सर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, इतना स्पीड से समझाता नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं कुछ दूसरा तरीका से दिखाता हूँ कि देखो साइन डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा सेम आ जाता है एंगल छोटा होने में। ये हमने ऐसा लिया एक एंगल, तो इधर अगर हम सर्कुलर आर्क बनाएंगे तो ये होगा आर्क, ये होगा परपेंडिकुलर, ये एस एंड ये होगा पी। तो ये जो थीटा हम लेंगे ये है आर, तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर होगा, एंड साइन थीटा होगा कितना, पी बाई आर होगा। ये पी एंड आर से डिफरेंट है, तो इसलिए साइन थीटा थीटा के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर एंगल हम बहुत छोटा लेते हैं, हाँ बहुत ही छोटा, एक ऐसा एंगल बनाता है जो बहुत छोटा है, तो एक ऐसा एंगल बनाने से तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या आर्क बनाओ, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये एस इक्वल टू पी हो जाएगा, ये है डेल्टा थीटा, बहुत छोटा एंगल है, तो डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये एस बाई ए आर होने से एस बाई आर, और साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, पी बाई आर आएगा। तो देखो ये दोनों पी तो इक्वल टू एस है, तो साइन साइन डेल्टा थीटा साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा हम लिख सकते हैं। तो इधर तो क्या है, हम लोग देखते हैं कि देखो भाई डेल्टा टी टाइम के बाद इसका अभी वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन जब बी में चला गया तब इस तरफ, क्योंकि ये जो डेल्टा थीटा बहुत छोटा होने से ये पॉइंट कितना दूर है ए से, इधर अगर ए है तो बी इधर है, बहुत ही नजदीक है बी। तो इतना नजदीक है से ए से बी का डिस्टेंस मान लो इलेक्ट्रॉन का रेडियस के बराबर है। तो ये जो एओ एंड बीओ सेम ही डायरेक्शन होता है, तो जब ए में है तब इस तरफ उसका कोई वेलोसिटी जी इसका नक्शा आ रहा है। तो ये जब ए से बी में चला गया, तो ए और बी का बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, जब बी में चला गया तो इस तरफ इसका एक वेलोसिटी आ गया जो है भी डेल्टा थीटा, और इस तरफ देखो भी कॉस कॉस डेल्टा थीटा। कॉस डेल्टा थीटा लेने से क्या होगा, इधर जब एंगल बहुत छोटा है, ए भी आर है और ए भी आर है, तो आर बेस बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1। तो कॉस डेल्टा थीटा इस तरफ वेलोसिटी भी रह गया, लेकिन इस तरफ एक वेलोसिटी आ गया भी डेल्टा थीटा। तो एक्सीलरेशन को हम कैसे लेते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ओ इज, इसको हम सेंटीपीटल इसलिए एसी लिखते हैं, इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल लिखते हैं, टाइम इंटरवल। इधर तो हम लोगों ने टाइम बहुत छोटा लिया है, चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया बी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो अब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये चेंज ऑफ एंगल बाई टाइम, इसको तो हम लिखते हैं ओमेगा, एंगुलर स्पीड तो हो गया भी ओमेगा। तो आप देखो ओमेगा इक्वल टू भी बाई आर, तो ये लिखने से ये हो गया भी स्क्वायर बाई आर, और अगर हम भी इक्वल टू ओमेगा आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंटीपीटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग भी स्क्वायर भी आर लेते हैं, कभी कभी ओमेगा स्क्वायर आर भी लेते हैं, बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो ये अगर सेंटीपीटल एक्सीलरेशन है, तो सेंटीपीटल फोर्स उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो
centripetal force is Fc equal to m omega square r इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये है एम इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी जो सर्किल में घूम रहा है, तो उसका यह है मास ऑफ द बॉडी। तो अब आता है सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं कहा, सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन कहाँ है। सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन तो ये क्या है, ये हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ये मान लो सन है और ये है अर्थ। तो सन के ऐसे घूम रहा है, तो सन क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है ना। तो ये पुल करता है इसी डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये अर्थ क्या करेगा, अर्थ भी सन को पुल करेगा अपने तरफ, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है ये सप्लाइंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स तो है ग्रेविटी का। ये क्या करता है, ये अर्थ का मास अगर एम है, ये रेडियस अगर आर है, तो ये फोर्स और सन का मास ले लीजिए एम, तो ये फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर देता है, जो एक्चुअली जी एम एम बाई आर स्क्वायर है। तो मान लीजिए ये एक चीज समझना जरूरी है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर कोई फोर्स नहीं है। एम वी स्क्वायर बाई आर खुद कोई फोर्स नहीं है, ये है एस्टिमेट ऑफ फोर्स। इसको इसी सर्किल में घुमाना है तो इतना फोर्स देना पड़ेगा। कौन देगा फोर्स, इधर ग्रेविटी दे रहा है। जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें प्लस जेडी चार्ज होता है, इधर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है जो नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, जो इक्वल टू जेड ई इंटू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसा है, ये देता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो याद रखना कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज नॉट इटसेल्फ ए फोर्स, ये खुद कोई फोर्स नहीं है, ये है एस्टिमेट ऑफ फोर्स। इस सर्किल में घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। कौन देगा ऐसा फोर्स, इधर ग्रेविटेशनल पुल ये फोर्स दे रहा है। और किसी दूसरी स्थिति में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही फोर्स को दे रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन घूम सकता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग। तो ये, तो अब क्या है देखो, ये बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज भी सन को अपनी तरफ पुल करेगा, और ये तो अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन। ओके, तो जो बॉडी किसी बॉडी का ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करते हैं, तो वो घूमने वाला बॉडी उस बॉडी का ऊपर जो देता है, उस बॉडी का ऊपर भी फोर्स लगाता है जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक फोर्स है, एक्चुअल फोर्स नहीं है, सूडो फोर्स है। तो वो भी मैं समझा देता हूँ। हाँ, उसको समझाने के लिए मेरे पास क्या है मैं देखता हूँ। अच्छा, ये मान लो ये चीज है, इसके ऊपर मैं क्या रखूंगा। अच्छा, ये मेरा लाइटर है, इसको रखा। ये देखो, ये लाइटर इस व्हाइट को करता है, तो इसको अगर हम जोर से पुल करेंगे तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, हाँ, इस तरफ।
आप देखो ये जोर से पुल किया, इधर जाके फिर इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है कि इसको मैंने स्टॉप कर दिया और ये थोड़ा सा वेलोसिटी गेन कर लिया। ये वेलोसिटी गेन कर लिया इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको मैं जब स्टॉप कर देता हूँ ये इस तरफ आता है। ठीक है ना। तो और फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसको ऐसे पुल करेगा तो होता नहीं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। चलो भाई इसके ऊपर रख के दिखाना कोशिश करता हूँ। हाँ, तो इसको मैंने पुल करेगा, ये मेरा जो नोट है इसको हम जोर से इस तरफ लाता है, बहुत क्विक। तो ये क्या हो गया, ये इस तरफ चला गया ना। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक बॉडी का ऊपर, मान लो ये एक बॉडी है, इसका ऊपर किसी को तुमने रख दिया, छोटा सा मास को। तो अगर इसको तुम एक्सीलरेट करोगे तो ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, इधर फ्रिक्शन है इसलिए जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये इधर चुपचाप बैठ के रहता और ये थोड़ा सामने चला जाता। ठीक है ना, ऐसा होता ना फ्रिक्शन नहीं रहने से। तो तब क्या लगता कि इसको हम इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट किया, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटेड बॉडी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ऐसा लगेगा ना कि इसको हमने इधर रख दिया, इसको इस तरफ खींचने से ये इस तरफ चला गया। तो ये अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये नीचे से चले जाते। हाँ, ये इधर ही रह जाता। तो अगर हम इधर बैठे रहे थे तो हमको क्या लगता था, हमको लगेगा कि देखो भाई ये विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी ये इस तरफ जा रहा है। एक्चुअली ये नहीं जा रहा है, जा रहा है जिसमें ये इसको रख दिया वो मूव कर रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी फ्रेम को एक्सीलरेट करेंगे, उस फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम एक बास हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, उसका अंदर जो बॉडी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस बॉडी जिसका अंदर हमने रखा, विद रिस्पेक्ट टू दैट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर बास है तो ये इसका अंदर किसी बॉडी को हमने रख दिया, इसको इधर एक्सीलरेट करने से विथ रिस्पेक्ट टू दिस द फ्लोर ये इस तरफ इसको एक एक्सीलरेशन मिल जाता है ए। अगर फ्रिक्शन रहता है तो ये थोड़ा कम हो जाता है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो बॉडी है इसका ऊपर एक फोर्स एम ए लग गया, तो ये हो गया सूडो फोर्स। ठीक है ना। एक्चुअली तो ये कोई फोर्स नहीं है, ये इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लगता है। ये इस तरफ एक्सीलरेट हो गया ए, विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी लगेगा कि ये इस तरफ एक्सीलरेट हो गया। तो ये एक्सीलरेशन के लिए कुछ फोर्स चाहिए, उसको कहते हैं सूडो फोर्स। ए है एम इंटू ए। तो मान लो कि एक रोटेटिंग बॉडी है, इधर हमने एक मास को रख दिया। तो अगर इसको हम घुमाएंगे, इसको एक्सीलरेट करने से ये बॉडी का तो टूअर्ड सेंटर एक एक्सीलरेशन आ जाएगा ना। अच्छा, ऐसा लेने से थोड़ा इजी लगेगा, मुझे लगता है कि इधर, हाँ, ये होलो है। हाँ, ये एक सर्कुलर बॉडी है, इधर एक बॉडी को रख दिया। तो ये जब घूमेगा तो इस बॉडी का तो टूवर्ड सेंटर एक एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो इधर जो बॉडी को हमने रखा, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग बॉडी इसका ऊपर लगेगा कि एक फोर्स एम ए जो एम वी स्क्वायर के बाई आर के बराबर है, ये काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स काम कर रहा है एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, लेकिन लगेगा कि इस तरफ एक्सीलरेशन के लिए एक फोर्स तो होना ही चाहिए। तो उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अवे फ्रॉम द सेंटर है इसलिए। ये मैं और एक तरीका से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक राउंड टेबल है, इस राउंड टेबल में एक आदमी सेंटर में बैठा हुआ है। ये इधर एक पत्थर है, इसको रस्सी से बांध लिया और रस्सी को खुद अपने हाथ में पकड़ ली। तो ये जब स्टैटिक कंडीशन में रहता है, इधर कोई टेंशन नहीं आता है,
तो ये देख देख रहा है कि इसको भाई खींचने से पत्थर इसकी तरफ आने लगता है। तो अब इसको हमने घुमा दिया, हाँ, मान लो इस तरफ बहुत जोर से घुमा दिया। तो जब ये घूमता रहता है तब इसको तो सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ता है। तो सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा? ये जो आदमी पकड़ के रखा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, एक फोर्स टी से खींचेगा, तो टी इसका नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स देगा, तब ये घूमेगा, ठीक है ना। तो आदमी को लगेगा, हाँ देखो भाई, इसका ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे टी फोर्स देना पड़ता है, क्योंकि ये तो इसका अंदर ही बैठा हुआ है, सेंटर में बैठ के इसको देखता है कि इसको अगर हम पुल नहीं करेंगे तो ये सर्किल में नहीं रहेगा। तो अगर बाहर की तरफ कोई फोर्स काम करता है या नहीं, ये समझने के लिए इसने क्या किया, रस्सी को काट दिया, चांसी से रस्सी को काट दिया। तो क्या होगा देखो, इसका एक्चुअल इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी तो इस तरफ है, तो ये तो इस तरफ ही चला जाएगा, कुछ देर बाद ये इस तरफ चला जाएगा। तो जब ये इस तरफ चला जाएगा, ये जो आदमी है ये धीरे धीरे घूमता है ना इसके साथ, तो ये इतना एंगल में घूम जाएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ये जब यहाँ से यहाँ चला गया तो ये आदमी भी इस तरफ घूम गया, तो उसको लगेगा देखो भाई, आप इधर था इधर चला गया, तो बाहर की तरफ चला गया, उसको लगेगा हाँ, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा था, जो फोर्स इसको बाहर की तरफ ले गया। हाँ, और थोड़ा देर में ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आदमी तब ऐसे ही घूम जाएगा। ये आदमी तो घूमता है, तो घूम रहा है, तो इसको लगेगा हाँ भाई देखो, मैं जिस तरफ देख रहा हूँ उसी तरफ ये बाहर की तरफ चला गया। और जो लोग बाहर में बैठा हुआ है वो देखेगा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। ये इसको लगेगा ये देखो ये बाहर की तरफ चला गया, तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम बहुत मुसीबत में जब पड़ जाते हैं प्रॉब्लम करने के लिए, तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा लेते हैं। नहीं तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं लेता नहीं हूँ, क्योंकि एक बार बोर्ड ने ये ऐसा कर दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से किसी को किसी चीज का एक्सप्लेनेशन मत दो, ये कर दिया था। और बोर्ड का जब एग्जाम होता है तब कोशिश करोगे कभी सेंट्रीफ्यूगल ना लाने की, ठीक है ना। ये मान लो अच्छा चलो हम लोग अभी दूसरे जगह में जाएंगे। हाँ, ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये आज टाइम है कि नहीं मालूम नहीं। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इन ए सर्कुलर रोड। तो ये एक सर्कुलर रोड है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है इसका। तो एक साइकिल इधर जा रहा है, ठीक है ना। वो साइकिल का पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐसा करके बनाता हूँ। मेरा स्टूडेंट लोग इसको आइसक्रीम कहते हैं, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है, ये है साइकिल, ठीक है ना। और मान लो ये साइकिल है, तो साइकिल को इस तरफ स्कीड करने की कोशिश करेगा। तो जब साइकिल इस तरफ स्कीड करने की कोशिश करेगा तो इस तरफ एक फ्रिक्शन काम करेगा, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इस तरफ एक्चुअली साइकिल का जो टायर है इसका कोई मूवमेंट नहीं है। इस तरफ ये तो इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जो जब ऐसे जाएंगे तो इस तरफ तो उसका कोई मोशन नहीं है, तो एक फोर्स इसको इसका ऊपर काम करता है, स्टैटिक टाइप का है, ये मैक्सिमम होगा, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, इसको मैक्सिमम ही होना चाहिए। एक फ्रिक्शन इस तरफ काम करता है। अच्छा, इसका वेट मान लो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइकिल प्लस साइक्लिस्ट का वेट इस तरफ काम करता है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आ जाता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, एनर्जी को संभालता है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स देते हैं, ठीक है ना। ये रोड इसका रेडियस है आर, हम लोग ऐसे भी समझाते हैं, ये है आर, ये जो रोड का रिएक्शन फोर्स,
रिएक्शन कहाँ से आया? ये जो दोनों है, ये जो दो फोर्स हमने दिखाया, इसका रिजल्टेंट, हाँ, ये है रिएक्शनल फोर्स। ये एक फोर्स कौन देता है? रोड। और नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है? रोड। ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है आर। हम लोग ये नहीं दिखाकर इसको भी दिखाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मान लो ये एंगल है थीटा, इधर आ गया आर साइन थीटा और इधर आ गया आर कॉस थीटा। तो ये आर कॉस थीटा क्या करते हैं? आर कॉस थीटा वेट को संभालते हैं और आर साइन थीटा देते हैं नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम जी। तो टेन थीटा आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है ना? तो और इसको हम डिवाइड करते हुए भी निकाल सकते हैं। ये हम 8/n करने से क्या आता है? एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम जी। तो ए भी आ गया वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 8/n ए भी ऐसा आ गया। तो ये जो साइकिल कितना एंगल में हिल जाएगा पार्टिकल के साथ, ये बताता है ये रिलेशन। और यहाँ फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच ये है रिलेशन, ठीक है ना? तो फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्कीडिंग, ओके, ये स्कीड नहीं करते हुए मैक्सिमम स्पीड लेकर जब जा रहा है, तब ये फोर्स तो मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो देन एफ इक्वल टू एफ एस। तो देन एफ एस बाई एन आ जाता है वी स्क्वायर बाई आर जी। एफ एस हम लोग जानते हैं म्यू एस बाई एन होता है, तो ये वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये सॉरी, एन तो नहीं रहेगा, एफ एस बाई एन होगा म्यू एस को भी मैक्स, ये देता है मैक्सिमम स्पीड, ये होता है रूट ओवर म्यू एस आर। इससे ज्यादा स्पीड लोगे तो ये फ्रिक्शन संभाल नहीं पाएंगे, साइकिल गिर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग और एक चीज देखते हैं, म्यू एस मास बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी व्हिच इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? इसका जो वैल्यू है इससे बड़ा या इसका बराबर होना चाहिए, लेकिन कम होने से ये साइकिल स्कीड कर जाएगा, ठीक है? तो ये है वो जो टर्निंग ऑफ ए साइकिल इन ए सर्कुलर रोड। जब गाड़ी जाता है ये फोर व्हीलर, अच्छा टाइम है अभी, ये शायद हो सकता है ये गाड़ी ऐसे जा रहा है, देख के गाड़ी लगेगा या नहीं मुझे नहीं पता। मान लो ये गाड़ी है, इधर हम ड्राइवर को देखते हैं, हाँ ये हेडलाइट है, ये गाड़ी का हॉर्न है, हाँ। तो ये जब ये गाड़ी जब ऐसे सर्कुलर रोड में जाता है, ये दोनों टायर में रिएक्शन फोर्स आ जाता है। वो रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट मान लो आर है। तो ये गाड़ी जब ऐसे घूमेगा तो ये फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, क्योंकि देखो एक चीज, एक बॉडी इस तरफ जा रहा है, अगर हमने इसको इस तरफ घुमा दिया तो क्या होगा? इसका टेंडेंसी रहेगा ना इस तरफ जाने का। तो ये क्या होगा, जब गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, गाड़ी ऐसे घूमता है तो हम बाहर की तरफ हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि हमारा टेंडेंसी ऑफ मोशन इस लाइन में है। तो हम लोग जब यहाँ से इधर चलाया तो वो टेंडेंसी की वजह से हम लोग बाहर की तरफ हिल जाता है। तो गाड़ी भी बाहर की तरफ स्कीड करने की कोशिश करेंगे तो इस तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है ना? तो इधर भी क्या होगा, आर इक्वल टू एम जी, ये जो इसका जो वेट है आर इक्वल टू एम जी आ जाएगा, और एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये दोनों
में से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एफ बाई आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार, ऑफ ए कार in a horizontal road, horizontal road is, ये एफ बाई आर जेड म्यू एस हो जाएगा, म्यू एस बाई आर जी वी मैक्स स्क्वायर बाई म्यू एस बाई आर, सॉरी ए इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, तो आर आर कट गया, म्यू एस आ गया बाई आर जी, तो वी मैक्स आ जाता है इक्वल टू रूट ओवर ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। ठीक है, ये आ जाता है। तो आप कितना मिनट बाकी है भाई, कोई बताओ ना। तो देखते हैं बैंकिंग ऑफ बोथ होता है या नहीं। चलो, तो अब क्या माइक बंद करके बैठा है। बैंकिंग ऑफ रोड, कितना टाइम बचा है सर। अच्छा, ये तो हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हॉरिजॉन्टल रहने से ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस रोड से गाड़ी जाता है उसका ये हम लोग थोड़ा बेंड कर देता है। ऐसा बेंड करने से क्या होगा, ये जो गाड़ी थोड़ा हिल जाएगा ऐसा। हाँ, ये गाड़ी है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन अब इस तरफ कम करेगा, जिसका हम कंपोनेंट निकालेंगे आर कॉस थीटा, इस तरह है आर साइन थीटा, सेम आ जाता है। ये एंगल है थीटा, तो इधर भी इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एंड आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो डिवाइड करने से tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाता है। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम स्पीड के लिए कितना होना चाहिए निकाल के ये रोड बना सकते हैं। और ये अगर रोड का रेडियस, हमको रोड बनाया फिर रेडियस को हमने देख लिया भाई, इधर रेडियस कितना है, एवरेज रेडियस से 100 मीटर है, तो हम लोग यहाँ से एक मैक्सिमम स्पीड रोड में लिख सकते हैं। देखो भाई इधर 40, हाँ, किलोमीटर पर आवर में चलो, इससे ज्यादा करोगे तो ये स्पीड हो जाएगा, बाहर की तरफ जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आर को मैंने ये भी को चुन लिया कि इतना चाहिए, तो वहां से आर मिलेगा, या भी और आर जानने से हम लोग tan थीटा निकाल करके ये रोड बना सकते हैं। तो अब और एक चीज पहले था, अब तो सिलेबस में है नहीं, तो अभी कितना टाइम बचा था नहीं। तो कार की हॉरिजॉन्टल रोड, ये हॉरिजॉन्टल रोड में कार घूमने की कोशिश करता है जब, तब देखता हूँ ये कार का मैक्सिमम स्पीड और एक तरीका से हम लोग निकालते हैं। ये जब स्कीडिंग स्कीडिंग करने की एकदम क्या हो गया, ये है कार, तो ये जा रहा है, तो जब ये बहुत ज्यादा स्पीड उठा लिया तब देखो ये बाहर की तरफ स्कीड करने की कोशिश करेगा, तो ये इधर कांटेक्ट नहीं रहेगा रोड के साथ, इधर कांटेक्ट रहेगा, तो ये मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर आ गया। ठीक है ना। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो इधर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार एंड इसमें जो पैसेंजर है सब मिला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना हाइट में है। ठीक है ना, ये हाइट हमने ले लिया h, और ये यहाँ से ये जो दो जो
व्हील है इसका बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं 2x, तो ये डिस्टेंस x आ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर तो फ्रिक्शन, अब इधर फ्रिक्शन काम करेगा सिर्फ इस टायर में, इधर फ्रिक्शन नहीं रहेगा कि इधर नो कांटेक्ट हो गया, कार एकदम पलटने की, एकदम एट द पॉइंट ऑफ टर्निंग, हाँ ये ऐसा पॉइंट में है तो इधर कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो ये है सीधी, तो इधर क्या होगा देखो, ये हम लोग अगर इसको मोमेंट लेते हैं, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता है और ये जो फ्रिक्शन इस तरफ घुमाने की कोशिश करता है, तो दो मोमेंट सेम रहने से ये क्या होगा, ये टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, we get F इंटू इस तरफ, ये F है, हाँ फ्रिक्शन कम कर रहा है, F इंटू H है इसका हाइट इक्वल टू R इंटू एक्स। अब एक तो देता है सेंटीपिटल फोर्स और ये R होता है mg के बराबर, तो ये mm कट गया, तो यहाँ से हम लोग को आ गया v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी आर एक्स बाई एच, हाँ इसको कहते हैं मैक्सिमम सेट स्पीड, ठीक है ना। इससे ज्यादा स्पीड लाओगे तो कार एकदम पलट तो मारेगी। अच्छा, इसके बाद मुझे लगता नहीं है आज, और वो जो हम कराना चाहते हैं टर्निंग एट हायर स्पीड ऑन ए बैंक रोड, हाँ ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा कि टर्निंग एट ए हायर स्पीड ऑन ए बैंक रोड। ये जो रोड को हमने ऐसा हिलाकर बनाते हैं, इसको कहते हैं बैंक। ये बैंकिंग रोड में इधर तो हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया। ये दो टाइप का फ्रिक्शन हो सकता है, एक बहुत धीमी गति से जब गाड़ी जाएगा तो ये गाड़ी इस तरफ कीट करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये अगर बहुत सा स्पीड में जाएगा तो क्या होगा, ये गाड़ी इस तरफ, हाँ जाने, क्योंकि इसका जो इनर्शिया मोशन है, ये गाड़ी तो इस तरफ जा रहा था, तो इसको इसको अगर हम घुमाएंगे तो इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ स्कीड करने की कोशिश करेगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जब बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी जाएंगे तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये दो टॉपिक्स है कि बैंक रोड में, हाँ हायर स्पीड और सबसे लोअर स्पीड कितना हो सकता है, हाँ तो ये हायर स्पीड ही ज्यादा से ज्यादा पूछता है। तो ये हम नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये शायद टाइम नहीं मिले। मुझे लगता है अभी 2-4 मिनट ही बाकी है ना। टाइम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मैं और आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे इसको मैं ये थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट डे, फिर हम इसका प्रॉब्लम करेंगे अच्छी किताब से। तो आज के लिए मैं एंड करता हूँ, ठीक है।